गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स में। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी, देखिए अभी तक मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक वह प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिससे वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करती है। ठीक है, अब बेटा बात आती है रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में बताएं तो रेजिस्टिविटी क्या है, देखिए कोई भी कंडक्टर हमने लिया, ठीक है, कोई कंडक्टर हमने लिया जिसकी लेंथ जो ली है हमने वो 1 मीटर ली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला उसकी वेट कितना मोटा है तार वो हमने लिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि रेजिस्टेंस 1 मीटर लंबे कंडक्टर का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ द सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया। देखिए क्या कहलाता है कि इट इज न्यूमेरिकली equal to the resistance of a rod of a substance which is 1 meter long and 1 meter square in क्रॉस सेक्शन। यानी 1 मीटर स्क्वायर जो होना चाहिए उसका एरिया होना चाहिए उस वायर का। बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखिए इसके फॉर्मूले का निगमन कैसे करें, हम इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने देखिए आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। और एक चीज़ बताई थी कि रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम कंबाइन कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, जैसे हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पर जो रो है बेटा वो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट, वेयर रो इज कांस्टेंट। कैसा रहता है, नियत। ठीक है, नियतांक है ये, और इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की अगर हम फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहें तो रो, देखिए ए और इस तरफ आके मल्टीप्लाई बनाएंगे, यानी आर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन एल, यही फॉर्मूला हो गया हमारे रेजिस्टिविटी का। बात समझ में आ गई? अब एक चीज बता दूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड होती है ना ही थिकनेस के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है,
resistivity of a conductor do not depend on the length as well as thickness। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए नोट में। क्या कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए substance does not depend on its length and thickness। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी कंडक्टर कितना लंबा है या कोई भी सब्सटेंस कितना लंबा है या कितना मोटा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो रहेगी उस सब्सटेंस की वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये क्या करती है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। यानी कॉपर का अगर कोई कंडक्टर लिया है आपने, उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, आयरन की अलग होगी, निकल की अलग होगी, या फिर कोई एलॉय ले लिया हमने नाइक्रोम वगैरह, तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस यूज्ड, किस प्रकार का सब्सटेंस हमने लिया है। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, उसकी लेंथ से या उसकी थिकनेस का, कंडक्टर की थिकनेस या कंडक्टर की लेंथ का रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है इसकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जनरली अगर हम बात करें, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है रेजिस्टिविटी की, ये देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जनरली बेटा अगर हम बात करते हैं कि जो गुड कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। ठीक है, और जो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है। और जो एलॉयज वगैरह होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी प्योर मेटल्स से तो हाई होती है। क्यों होती है हाई? देखो, एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो अब हाई रेजिस्टिविटी किस लिए चाहिए होती है? हाई रेजिस्टिविटी जो डिवाइसेस होती हैं वो आसानी से क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, या ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके जलती भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनमें हम क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टिविटी वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारी जो एप्लियंस है या जो उपकरण है वो ऑक्सीडेशन में की प्रक्रिया में ना जाकर अच्छे से वर्क करता है। ओके, बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, जो टेम्परेचर होता है उसका रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। बहुत से मेटल्स जो होते हैं बेटा, जिनका टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्योर मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स
इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी जो होगी वो कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, रजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो रजिस्टिविटी में क्या होगा, गिरावट देखने को मिलेगी, रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रजिस्टिविटी डिक्रीजेस या रिड्यूसेस, बात एक ही है। विद टेम्परेचर, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, उनको जोड़ना है, ठीक है। रजिस्टर्स को हम बेटा मेनली दो तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात समझ लें कि रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे, उनको जोड़ना क्यों पड़ता है, ठीक। एक डिजायरेबल रेजिस्टेंस को प्राप्त करने क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस को आपस में क्या करते हैं, रजिस्टर्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए रजिस्टर्स जो होते हैं बेटा, इनको हम दो तरह से जोड़ते हैं। पहला, हम इनको जोड़ते हैं सीरीज में, ठीक है, और दूसरा बेटा इनको हम जोड़ते हैं पैरेलल। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन से करते हैं हम रजिस्टर्स के साथ में, पहला तो सीरीज में और दूसरा पैरेलल। जैसे अब देखो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए जब रजिस्टर्स को क्या करेंगे, एंड टू एंड जोड़ेंगे, जैसे एक रजिस्टर ये है हमारा ए रजिस्टर, फिर यहीं से क्या किया हमने, बी रजिस्टर को स्टार्ट कर दिया, यहीं से हमने स्टार्ट किया सी रजिस्टर को, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा सीरीज का होगा। जैसे ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड, तो पहले वाले रजिस्टर का सेकंड एंड जो है वो फर्स्ट वाले के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बी वाले का सेकंड एंड जो है वो सी के फर्स्ट वाले के साथ जुड़ा, या ऐसे कर दें, एक रजिस्टेंस हमने ऐसे लिया, ठीक है, एक यहाँ पर ले लिया और एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये तीन रजिस्टेंस जोड़ दिए ए बी सी। तो ये क्या है, जिसमें ऐसे रजिस्टर्स जिनमें एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं विदाउट सपोर्टिंग वायर, तो वो हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। लेकिन बेटा जिनमें पार्टिकुलर वायर की आवश्यकता होती है दोनों रजिस्टर्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, देखिए इस प्रकार का जो रजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सर्किट से छोड़ दिया, ठीक है। जो भी है बैटरी वगैरह लगानी है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कैसे पहचानेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैसे पहचानेंगे। तो बात समझ में आ गई। ऐसे रजिस्टर्स, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रजिस्टर्स के एंड टू एंड पॉइंट्स जुड़े होंगे विद वन अनदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई बेटा इसकी, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड
end to end, when two or more resistors are connected end to end, then such type of combination is known as series combination. When two or more resistors are connected end to end, then such resistors are then such combination of resistors combination is known as series combination. Series कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या होता है बेटा कि ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें एक एंड जो होता है रजिस्टर का वो किसी एक पॉइंट से जुड़ा होता है और जो दूसरा एंड होता है वो दूसरे पॉइंट से जुड़े होते हैं। जैसे 3 रजिस्टर हमने जोड़ दिए, ठीक है, और इन तीनों को हमने क्या किया, एक पॉइंट से जोड़ दिया। इस तरफ के एंड एक पॉइंट से जोड़ दिए और इस तरफ के हमने दूसरे पॉइंट से जोड़ दिए। तो इस प्रकार के, यानी कि जिसका ऐसे रजिस्टर्स, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक रजिस्टर का एक एंड जो होगा वो किसी एक पॉइंट से जुड़ा होगा और दूसरा एंड जो होगा वो दूसरे पॉइंट से जुड़ा होगा, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा इन कॉम्बिनेशन के बाद में, ठीक है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा इन कॉम्बिनेशन के बाद में वो कैसे हम निकालेंगे और उस केस में क्या क्या सेम रहेगा, फीचर्स क्या क्या रहेंगे उस रेजिस्टेंस के, उस कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो देखिए आज हम एक टॉपिक अपना कवर करेंगे इसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स हमने सीरीज में जोड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए डायग्राम भी बना के इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, डायग्राम देख लें बेटा, हमने क्या किया, चलो 3 रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं यहाँ पर, या 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने इस केस में क्या किया कि 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं उनको सीरीज में जोड़ा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक कंडक्टर लिया हमने, क्या लिया, कंडक्टर, यहां पर हमने रजिस्टर्स को जोड़ दिया। ठीक है, इस पॉइंट से हमने रजिस्टर को दूसरे को जोड़ा और इस पॉइंट से हमने थर्ड रजिस्टर्स को जोड़ा। ठीक, और इसको एक्सटेंड कर दिया डी पॉइंट तक। ये मान लो यहाँ पर ए पॉइंट, ये बी पॉइंट पे जोड़ा और ये सी पॉइंट, और यहाँ पर ये हमारा डी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये कंडक्टर लिया और इसको हमने एक यहाँ पर एक स्विच दे दिया। ठीक, और यहाँ पर हमने एक सोर्स लगा दिया।
ये बड़ा वाला टर्मिनल और ये छोटा वाला, ये माइनस मान लो, ये प्लस मान लो। ठीक है, तो आप सभी को मैंने बताया था कि जैसे ही हमने स्विच को जोड़ दिया या एक स्विच हमने ये वाला लगा दिया, ठीक है, अभी कैसा है सर्किट हमारा ओपन है। जैसे ही हमने स्विच को बंद किया तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करेगा इस सर्किट में। किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? इस टर्मिनल से इस तरफ आके इधर, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक। तो हमने 3 रजिस्टर्स लिए जिसका R1, R2 और R3 क्या है? रजिस्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हम यहां पे लिख रहे हैं लेट 3 registers of resistances R1, R2 and R3 are in सीरीज। हमने इनको किस में जोड़ दिया? सीरीज में। और एक सेल है, टू सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर हमने इस सेल का जो है वो क्या ले लिया? V, PD V, ठीक बेटा। तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेम फ्लो करेगा प्रत्येक रजिस्टर से। और R1 पे हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V1 का है, R2 पे मान लिया V2 का है, और R3 पे मान लिया V3 का है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी? सीरीज कॉम्बिनेशन जो सर्किट होगा बेटा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेम फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो करेगा। तो अगर हम यहां पर ओम्स लॉ लगाएं, ठीक है, देखिए बाय ओम्स लॉ, अगर हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R मान लें, कैपिटल R रिजल्टेंट, और इलेक्ट्रिक करंट I है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? देखो V इज इक्वल टू I R, ठीक है। अब हम निकालें पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस फर्स्ट। ये तो हमारा पूरे सर्किट का हो गया, फॉर एंटायर सर्किट, फॉर एंटायर सर्किट, ठीक। अब देखिए PD ऑन फर्स्ट रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा? देखो V1 इज इक्वल टू IR1, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको 2। V2 के लिए क्या हो जाएगा? IR2, ऐसे लिख दे जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकंड रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन थर्ड रजिस्टर, ठीक है। और V3 जो होगा बेटा वो IR3 के बराबर, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब क्या करें बेटा? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, और दूसरी चीज, जो पूरा पोटेंशियल होगा इस सर्किट का वो बाकी सारे पोटेंशियल्स के बराबर होगा। द सम ऑफ वोल्टेज, सिंस सम ऑफ वोल्टेज V1, V2 and V3, V1, V2 and V3 is equal to टोटल अप्लाइड वोल्टेज। जितना हमने अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया था? V, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ क्या करें हम? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से यहाँ पर V1, V2, V3 और V की वैल्यू रख दें। तो V की जगह क्या हो जाएगा बेटा? IR। V1 की जगह हम रखेंगे IR1, V2 की जगह हम रखेंगे IR2 और V3 की जगह रखेंगे IR3।
यहाँ देखिए I को हम यहाँ से कॉमन ले लें, I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I खत्म, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रिजल्टेंट हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जब दो से अधिक रजिस्टर्स, दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो सारे के सारे रजिस्टर्स का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग गया हमें कि व्हेन टू और मोर देन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन the sum of all the individual resistances of the resistor is equal to the resultant resistance। बात समझ में आ गई? ओके, इसके कुछ फीचर्स भी हैं बेटा। तो यहां से क्या निकल के आया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट resistance is equal to the sum of individual मतलब अलग अलग सभी का, individual resistances of each रजिस्टर। बात समझ में आ गई? अब कुछ फीचर्स हैं बेटा इस केस के, वो क्या हैं देखो। पहला फीचर क्या है कि जब भी हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो जो सर्किट बनेगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा प्रत्येक रजिस्टर पर। ठीक है, तो फीचर्स of series combination। पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट I is same in each रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर जुड़े हैं सब में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। I is same in each रजिस्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का, ठीक है, वो उसके सम के बराबर होगा। ये लिखा दिया हमने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी। थर्ड क्या है बेटा? टोटल वोल्टेज जो होगा सर्किट का, टोटल वोल्टेज across the combination is equal to the sum of individual voltage across each रजिस्टर। यानी प्रत्येक रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है कि R जो होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा, वो हमेशा बड़ा होगा R1 से, R2 से एंड R3 से। यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो आएंगे, जो होंगे, ठीक है, रजिस्टर के, वो हमेशा छोटे होंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर से। तो ये हमारा बेटा डेरिवेशन था कि रजिस्टर्स को जब हम कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट रजिस्टर्स क्या होगा। ठीक है, कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।